हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं दौलत के खिलाड़ी एपिसोड नंबर 3। आज शुक्रवार था। सूरज दोपहर को 1:30 बजे देवराज चौहान के पास पहुंचा। बहुत तगड़ी खबर है, आते ही सूरज ने कहा। क्या? वह बिना तराशे हीरे जो किशोर साहू आज अपने घर ले जाएगा, उनकी कीमत 65 लाख है। 65 लाख। देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, मैंने घंटा भर पहले डायमंड शोरूम में फोन करके शीतल से बात की तो उसने बताया। कोई नई बात? नहीं। किशोर साहू का कोई कार्यक्रम तो किसी तरह चेंज नहीं हुआ? नहीं, सब कुछ पहले की तरह है, फिक्स। मामूली सा फेर यह है कि आमतौर पर वह शोरूम से 8 बजे निकलता है, परंतु आज वह 6 बजे ही निकल जाएगा। ठीक है, 6 बजे मैं किशोर साहू का पीछा करके यह देखूंगा कि वह सीधा अपने बंगले पर जाता है या नहीं, और तुम शीतल लुथरा के छुट्टी होने पर उसके शोरूम से बाहर निकलने का इंतजार करना, ताकि उससे यकीनी तौर पर मालूम हो सके कि किशोर साहू को हीरो की डिलीवरी मिल गई है और वह उन हीरो को लेकर ही शोरूम से निकला है। यह बात तो शाम को किशोर साहू के निकल जाने के बाद शोरूम में फोन करके भी शीतल से मालूम की जा सकती है। सूरज ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, अक्ल नाम की तो तुम में कोई चीज है ही नहीं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, शोरूम में शीतल लुथरा का फोन बार बार आना उसे संदेह के दायरे में ला खड़ा करेगा, क्योंकि आज रात ही हमने हीरो को हासिल कर लेना है। शीतल लुथरा को फोन करने वाला कोई नहीं होगा जो कि वहां फोन करता होगा। पुलिस तफ्तीश में जब यह बात उजागर होगी तो पुलिस वाले शीतल को शक के दायरे में ले लेंगे, और शीतल कब तक मुंह बंद रख पाएगी? मुंह खोलते ही हमें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु वह कानून के पंजों में जा फंसेगी। उसे देवराज चौहान का सहयोगी जान लिया जाएगा, क्योंकि देर सवेर में यह बात तो खुलनी ही है कि यह काम मैंने किया है। सूरज कुछ न कह सका। कोई भी कदम उठाने से पहले सोच अवश्य लेना चाहिए कि इसमें अपना ही कोई साथी तो नहीं फंस रहा। ठीक कह रहे हो तुम, सूरज ने गंभीरता से सिर हिलाया। अब शीतल लुथरा को भूल जाओ। हीरो की डकैती के बाद भी तुमने उससे संबंध नहीं बनाना है। कम से कम 1 महीना उससे दूर ही रहना, तभी वह सुरक्षित रह सकती है। कहीं अपनी गलती में उसे मत फंसा बैठना। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, सूरज ने गंभीर स्वर में कहा। और अब तुम वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। उसके बाद शाम को हम दोनों यहीं मिलेंगे। शाम को 8:30 बजे दोनों की मुलाकात फ्लैट पर हुई। मेरी शीतल से बात हुई थी। उसने बताया कि किशोर साहू 65 लाख के हीरो के साथ शोरूम से निकला था। सूरज ने बताया, और मैंने उसे यह भी समझा दिया है कि महीना भर हम नहीं मिलेंगे। मेरी बात उसकी समझ में आ गई। कह रही थी कि इस बीच वह अपनी माँ की आंखों के इलाज पर ध्यान देगी। गुड। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। किशोर साहू शोरूम से निकलकर सीधा अपने बंगले पर गया था, मतलब कि हीरो को वह बंगले में ले गया है। इसका मतलब हम आज रात अपना काम कर सकते हैं। सूरज की आंखें चमक उठी। बिल्कुल कर सकते हैं। देवराज चौहान क्या उठा। अब हमें नैन सिंह से मिलना चाहिए। नैन सिंह घर में ही मिला। आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। उन्हें देखते ही नैन सिंह बोला, तैयार हो? देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, इसका मतलब तुम लोगों को यह मामला फिट हो गया। नैन सिंह ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। हमारा मामला तो पहले से ही फिट था। अवश्य होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे मामले ऐन मौके पर गड़बड़ा जाते हैं। मैंने ऐसी बातें अपनी जिंदगी में बहुत होते देखी है, नैन सिंह ने कहा। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन हमारा मामला ठीक है, गड़बड़ाया नहीं। चलना कब है? नैन सिंह ने सिर हिलाया। अभी समय है। सूरज और नैन सिंह बाहर से जाकर खाना लाए। तीनों ने खाना खाया। अब कम से कम एक बात का तो जवाब दे दो, नैन सिंह बोल पड़ा। क्या? काम किसके यहाँ करना है? कुछ देर बाद तुम्हें खुद ब खुद ही मालूम हो जाएगा, देवराज चौहान ने जवाब दिया। अभी बताने में कोई हर्ज है? जरूरत नहीं समझता। नैन सिंह गहरी सांस लेकर खामोश हो गया, और फिर रात को करीब 12 बजे वह तीनों वहां से रवाना हुए। नैन सिंह ने कंधे पर छोटा सा बैग लटका रखा था और आंखों पर चश्मा, जिससे कि वह काना नहीं दिखाई देता था। चश्मा लगाना जरूरी था, नहीं तो लोग देखकर पुलिस को बयान दे सकते थे कि तिजोरी खोलने वाला एक आंख का था, और पुलिस को समझने में देर नहीं लगनी थी कि यह काम नैन सिंह ने किया है। करीब रात के 2 बजे उन लोगों ने खूबसूरत बंगले के पीछे वाली ऊंची दीवार को फलांग कर कूद कर लॉन की घास पर अपनी एंट्री ली। वहां दीवार के साथ साथ सफेदे के पेड़ों की कतार लगी हुई थी। पिछवाड़े के लॉन में भी बैठने के लिए बेंच मौजूद थे। तीनों कई पल तक दुबके से वहीं पड़े रहे।
कोई खतरा नजर न आया, कोई हलचल नहीं। मेरे ख्याल में रास्ता साफ है, आओ चले, देवराज चौहान फुसफुसाया। लेकिन चलना किस तरफ है? नैन सिंह अंधेरे में निगाहें दौड़ाता हुआ बोला। मेरे पीछे आओ। देवराज चौहान आगे रहा, नैन सिंह और सूरज उसके पीछे। इस तरफ कोई भी पहरेदार मौजूद न था, या होता ही नहीं था, या फिर वह लापरवाही का इस्तेमाल करते हुए कहीं और अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। आगे बढ़कर देवराज चौहान ने पिछवाड़े के दरवाजे को चेक किया, वह बंद था। फिर वह दीवार के साथ घूमते घूमते वहां मौजूद खिड़कियों को चेक करने लगा। सब खिड़कियां ठीक ठाक बंद थी, कोई भी उन्हें खुली ना मिली। भीतर जाने के लिए हमें कोई और रास्ता तलाश करना होगा, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। सामने की तरफ से, सूरज बोला। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सामने की तरफ से तो दो एक चौकीदार, दरबान वगैरह अवश्य होंगे। हमें इसी तरफ से ही भीतर जाने के लिए अपना रास्ता ढूंढना होगा। हम वह कोई आ रहा है। तभी नैन सिंह ने सरसराहट की और दीवार के साथ ही नीचे दुबक के बैठ गया। देवराज चौहान और सूरज ने भी नीचे बैठने में देर न लगाई। वहां अंधेरा था और उन्हें पूरी तरह आशा थी कि आने वाला आसानी से उन्हें न देख पाएगा। वह चौकीदार था जो कि अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए बंगले का राउंड लगा रहा था। बीच में कभी कभार बोरियत होने पर सामने की तरफ मौजूद अन्य चौकीदारों से बातों में लग जाता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सामने पहुंचते ही वह बातों में लग गया था। इसी कारण उसे पिछवाड़े की तरफ आने में देर लग गई थी। लापरवाही भरे ढंग से वह हाथ में पकड़े हुए डंडे को घुमाते हुए रूटीन की कार्यवाही में आगे बढ़ा जा रहा था। इसी मुद्रा में चलता हुआ वह जब उन लोगों के करीब से गुजरा तो एकाएक ठिठक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवार के पास कुछ है। निगाहें घुमाकर वह इस तरफ ध्यान से देखने लगा। एक पल बीता होगा इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता। देवराज चौहान ने चीते के समान उस पर छलांग लगाई और उसे लेता हुआ नीचे जा गिरा। अगले ही पल देवराज चौहान की हथेली उसके मुंह पर जमी ताकि चीख ना सके वह। फिर उसका दूसरा हाथ हथौड़े की भांति कनपटी पर पड़ा। चौकीदार के होठों से हल्की सी कराह निकली और वह बेहोश होता चला गया। देवराज चौहान फौरन उठकर खड़ा हुआ। नैन सिंह, देवराज चौहान ने पुकारा। हाँ, तुरंत किसी खिड़की का शीशा तोड़ो और भीतर लगी सिटकनी हटाओ, देवराज चौहान बोला। इस बात का पूरा ध्यान रखना कि फालतू का शोर शराबा ना हो। नैन सिंह फौरन अपने काम में जुट गया। सूरज और देवराज चौहान इस बात के प्रति सावधान थे कि कहीं कोई दूसरा चौकीदार इस तरफ ना आ जाए। नैन सिंह ने मुश्किल से 2 मिनट लगाए और अपना काम पूरा कर लिया। खिड़की अब खुली थी, वह लोग आसानी से भीतर प्रवेश कर सकते थे। अंदर चलो, देवराज चौहान बोला। पहले नैन सिंह फिर सूरज भीतर गए। तत्पश्चात देवराज चौहान ने चौकीदार को कंधे पर डाला और खिड़की से भीतर आ गया। नैन सिंह खिड़की बंद करते हुए बोला, इस बेहोश चौकीदार को भीतर लाने की क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत थी। वही तो पूछ रहा हूं, क्यों? यह चौकीदार राउंड लेकर सामने की तरफ समय पर नहीं पहुंचेगा तो दूसरे अवश्य इसे देखने के लिए पीछे की तरफ आएंगे। अगर वह बेहोश पाया गया तो हर कोई समझ जाएगा कि कोई बंगले के भीतर प्रवेश कर चुका है, और अगर ढूंढने पर भी वह नहीं मिलता तो कम से कम सोचने समझने में, फैसला लेने में कुछ समय तो लग ही जाएगा, जो कि हमारे लिए फायदेमंद पॉइंट होगा। दोनों मन ही मन उसकी बात से सहमत हुए। देवराज चौहान ने बेहोश चौकीदार को दीवार के सहारे ही फर्श पर डाल दिया। इसके साथ ही एक बार और उसके सिर पर वार कर दिया ताकि वह ज्यादा देर तक बेहोश रहे। जहां पर तीनों खड़े थे उस जगह घुप अंधेरा था। मेरे पीछे पीछे आओ, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। बंगले के भीतर गहरी खामोशी व्याप्त थी। इतनी रोशनियां वहां थी कि कोई भी आसानी से चल फिर सके। देवराज चौहान उन्हें लेकर एक बंद कमरे के सामने ठिठका। यह है वह कमरा जिसमें तिजोरी है, देवराज चौहान ने कहा, और सेठ किशोर साहू भी इसी कमरे में है, यानी कि इस समय वह भीतर सो रहा होगा। ओह, नैन सिंह के होठ बिछ गए। देवराज चौहान ने दरवाजे का हैंडल दबाकर दरवाजा खोलना चाहा, वह नहीं खुला, वह भीतर से लॉक था। देवराज चौहान ने नैन सिंह को इशारा किया। नैन सिंह उसका इशारा समझकर फौरन काम में जुट गया। करीब 1 मिनट लगा उसे दरवाजे का लॉक हटाने में। देवराज चौहान ने इस बीच रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली थी। सूरज ने जेब में रखा चाकू निकाल लिया था और उसे खोलकर हाथ में ले लिया था। हमें किसी की जान नहीं लेनी है, देवराज चौहान सूरज को देखकर फुसफुसाया। यह हथियार सिर्फ डराने के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। शांति से मामला निपटाना है। सूरज ने सहमति में सिर हिला दिया। उसके बाद सावधानी से उन्होंने दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश करते चले गए।
फोन की घंटी बजते ही किशोर साहू की नींद टूटी। उसने फौरन वॉल क्लॉक पर निगाह मारी। आधी रात के 2 बज रहे थे। ओह, किशोर साहू बड़बड़ाया, गलती से मेरी आंख लग गई, 2 घंटे सोया रहा। 60 बरस का किशोर साहू स्वस्थ व्यक्ति था। सिर के बाल आधे से ज्यादा सफेद थे। उसके 2 लड़के और एक लड़की थी। सब शादीशुदा थे। वह उन लोगों में से था जो अपनी खुशहाली भगवान के पास ही लिखवा कर आते हैं। हेलो, किशोर साहू ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। किशोर साहू, मैं जयचंद बोल रहा हूँ। ओह जयचंद जी, मैं आपके ही फोन का इंतजार कर रहा था। कि हीरो को चेक कर लिया? जी हाँ, वह असली है। बिल्कुल असली है, नकली होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर आपका माल है। किशोर साहू, हम हमेशा असली माल से ही खेल खेलते हैं। धंधे हम 2 नंबर के अवश्य करते हैं, लेकिन पूरी शराफत के साथ। इस पर भी हम सामने वाले को मुनासिब वक्त देते हैं कि वह माल की अच्छी तरह परख कर ले। बहरहाल, हमने रात को 2 बजे फोन करने को कहा था। 65 लाख रुपया कैश तो तुमने तैयार कर रखा होगा। हीरो की कीमत? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। उन हीरो को तराश कर तुम उन्हें 1 करोड़ से ऊपर बेचोगे किशोर साहू। यही तो बिजनेस है जयचंद जी। फोन पर किशोर साहू की बत्ती सी चमक उठी। मेरा आदमी आधे घंटे के बाद तुम्हारे पास 65 लाख लेने आ जाएगा। मैं सेवा के लिए तत्पर हूँ। बाहर अपने दरबान को उसके लिए इन्फॉर्म कर देना ताकि वह उसे भीतर आने दे। मैं अभी इंतजाम करता हूँ। आपका कौन सा आदमी मेरे पास 65 लाख लेने आ रहा है? वही जो हर बार आता है। कहने के साथ ही दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। किशोर साहू ने फोन पर रिसीवर रखा, फिर इंटरकॉम से बाहर मौजूद दरबानों से बात की। आने वाले व्यक्ति के बारे में हिदायत देकर उसे भीतर भेजने को कहकर इंटरकॉम का रिसीवर रख दिया। निगाहें उस तिजोरी की तरफ उड़ गई जिसमें हीरे रखे हुए थे। उसने फिर आगे बढ़कर डबल बेड के नीचे से उसने सूटकेस निकाला, जो कि काफी भारी था। उसे उठाकर उसने बेड पर रखा और उसे खोलकर देखा। 100 और 500 के नोटों की गड्डियों से वह ठसाठस भरा हुआ था। इससे पहले कि वह सूटकेस बंद करता, दरवाजे की तरफ से उसे आहट मिली। उसने फौरन गर्दन घुमाकर देखा तो 3 आदमियों को भीतर प्रवेश करता पाया। एक के हाथ में रिवॉल्वर, दूसरे के हाथ में चाकू और तीसरे ने कंधे पर छोटा सा बैग लटका रखा था। वह देवराज चौहान, सूरज और नैन सिंह थे। उन तीनों को भीतर प्रवेश करते देखकर किशोर साहू अचंभित रह गया। वह ठगा सा खड़ा का खड़ा रह गया। न उसका जिस्म हिला, न ही जुबान। उनके हाथों में रिवॉल्वर और चाकू देखकर तो वह सन्न रह गया था। नोटों से भरे सूटकेस को देखते ही देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान फैल गई। नैन सिंह की इकलौती आंख नोटों को देखकर अंधी होती जा रही थी, और सूरज, वह तो मानो जैसे सांस लेना ही भूल गया था। दरवाजा बंद कर दो। देवराज चौहान की निगाह बराबर किशोर साहू पर थी। नैन सिंह ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान किशोर साहू के पास पहुंचा। मुंह से ऊंची आवाज न निकले। देवराज चौहान का लहजा खतरनाक भावों से भरा पड़ा था। किशोर साहू बुत्सा बना होठ हिलाकर रह गया। यह कितने हैं? देवराज चौहान ने सूटकेस बंद करते हुए पूछा। 65 लाख। किशोर साहू के गले से अजीब सा स्वर निकला। इन्हें सामने रखकर क्या कर रहे थे? किसी को देने हैं। 65 लाख। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। कहीं यह हीरो का पेमेंट तो नहीं? किशोर साहू चौंक कर देवराज चौहान को देखने लगा। कौन हो तुम? आए तो हम हीरा को चुराने थे, लेकिन यह 65 लाख कैश तो खामखा हाथ लग गया। मैंने पूछा कौन हो तुम? किशोर साहू के होठों से फटा सा स्वर निकला। नाम में क्या रखा है? तुम हमें चोर कह सकते हो। देवराज चौहान मुस्कुराया, फिर पलट कर नैन सिंह को देखते हुए बोला, वह सामने कोने में तिजोरी देख रहे हो? हाँ। लग जाओ काम पर। पूछ लो इससे सीधी तरह तिजोरी की चाबी हमारे हवाले करता है या नहीं। अगर करता है तो हमारा आधा घंटा बच जाएगा, जो कि तिजोरी खोलने में बर्बाद होगा। नैन सिंह ने कहा। देवराज चौहान ने किशोर साहू को देखा। क्या ख्याल है? हरगिज नहीं। किशोर साहू शब्दों को चबाकर दृढ़ स्वर में बोला। नहीं मानता। देवराज चौहान ने नैन सिंह से कहा, तू अपने काम पर लग जा। नैन सिंह बैग संभाले तिजोरी की तरफ बढ़ गया। किशोर साहू का रंग पक पड़ा हुआ था। अब तक वह सकते किसी हालत से बाहर आ चुका था। उसके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात थी। 65 लाख के हीरे, 65 लाख कैश, ये चोर ले जाने वाले हैं लगभग 1.25 करोड़ की चोट। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। एकाएक किशोर साहू तड़प कर गुर्राया। मालूम है हमें। देवराज चौहान हाथ में थमा रिवॉल्वर हिलाते हुए बोला। जिसने मुझे हीरे दिए हैं वह तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। चिंता नहीं,
हम उसकी पकड़ में नहीं आने वाले। देवराज चौहान हंसा। वह बहुत खतरनाक आदमी है, मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूं। तुम हीरो के साथ यह 65 लाख भी ले जाओगे? अवश्य। देवराज चौहान हंसा। क्यों अपनी मौत बुला रहे हो? किशोर साहू लूटे पीटे स्वर में बोल पड़ा। तुम लोग चोर ठहरे, मामूली चोर, इतनी बड़ी रकम नहीं बचा सकोगे, बुरी मौत मरोगे। मेरी बात मानो तो 2-4 लाख लेकर खामोशी के साथ चले जाओ, तुम भी खुश और मामला भी निपट गया। हमारा पेट बड़ा है, 2-4 से हमारा कुछ नहीं होगा, मैं 5 दे दूंगा। बातें करते हुए देवराज चौहान की निगाहें नैन सिंह पर भी थी, जो तिजोरी खोलने में व्यस्त था। इनकी बातों की तरफ उसका जरा भी ध्यान नहीं था, और देवराज चौहान जानबूझकर किशोर साहू से बातें करते हुए उसे इसलिए अटका कर रख रहा था कि कहीं फुर्सत मिलते ही बौखलाहट में वह कोई उल्टी सीधी हरकत न कर बैठे, जिसके खामियाजे के स्वरूप उन्हें नुकसान हो। मैं 5 लाख से भी ज्यादा दे सकता हूँ, किशोर साहू पुनः बोला। जब सब कुछ अपना ही है तो फिर सौदेबाजी की क्या जरूरत है? 10 लाख ले लो। किशोर साहू आहत भाव से कह उठा। शराफत से मामला निपट जाएगा, इसके लिए 10 लाख कम नहीं होते, और वह चोरी भी नहीं होगी। कोई और बात करो। किशोर साहू ने होठ भींच लिए। ब्लैकमैन को जानते हो? मैं किसी को नहीं जानता। ब्लैकमैन इस शहर का मालिक है, वह हीरे और यह पैसा उसी का है। अगर तुमने इन्हें ले जाने की कोशिश की तो वह तुम्हारी लाश का भी बुरा हाल कर देगा। बोला तो मैं किसी ब्लैकमैन को नहीं जानता। मैं जानता हूँ ब्लैकमैन के बारे में सब कुछ, एकाएक सूरज बोल उठा। देवराज चौहान ने उसे कहर भरी निगाहों से देखा। सूरज सक पकाकर दूसरी तरफ देखने लगा। नैन सिंह तिजोरी खोलने में व्यस्त था। कुछ ही देर में ब्लैकमैन का आदमी हीरो की पेमेंट लेने यहाँ आने वाला है। किशोर साहू ने जल्दी से कहा। ठीक तो यही होगा कि उसके आने से पहले ही मामला निपटा। आने दो उसे भी। या तो तुम ब्लैकमैन को जानते नहीं, या फिर निहायत ही बेवकूफ हो। किशोर साहू ने झल्ला कर कहा। यह सब कुछ जो तुम लेने आए हो, यह ब्लैकमैन का है, और उसका माल लूटकर तुम पाताल में भी नहीं छिप सकते। वह तुम्हारा पेट फाड़ कर भी अपना माल वसूल कर लेगा। फिर तभी इंटरकॉम का बजर बज उठा। सब चौंके। 2 पल के लिए नैन सिंह का ध्यान तिजोरी से हटा। तत्पश्चात वह पुनः तिजोरी में व्यस्त हो गया। कुछ भी हो, उसका काम तो सिर्फ तिजोरी खोलना था। इंटरकॉम से निगाहें हटाकर देवराज चौहान ने सर्द निगाहों से किशोर साहू को देखा। यह कौन है जो तुमसे बात करना चाहता है? दरबान। किशोर साहू ने सूखे स्वर में कहा। ब्लैकमैन का आदमी पेमेंट लेने आया होगा। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी की चादर बिछती चली गई। बात करो उससे और उसे भीतर आने को कहो। देवराज चौहान की रिवॉल्वर की नाल उसके गले से सट गई। उससे कैसे और कितनी बात करनी है यह तुम बेहतर जानते हो। किशोर साहू अपनी जगह से नहीं हिला। सुना नहीं तुमने? सुना। किशोर साहू ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वह बहुत खतरनाक आदमी है। तो तुम लोग उससे झगड़ा करोगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बंगले पर खून खराबा हो। अगर वह सीधी तरह हमसे पेश आया तो खून खराब नहीं होगा। बात करो उससे। वह सीधी तरह पेश नहीं आएगा, बहुत खतरनाक है वह। तुम बात तो करो, संभाल लूंगा उसे। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। मैं फिर कह रहा हूं, यह सब ब्लैकमैन का है। उससे दुश्मनी मत लो, तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। तुम उससे बात करते हो या नहीं? देवराज चौहान का स्वर वहशी हो उठा। किशोर साहू के चेहरे पर आतंक के भाव नाच उठे। इंटरकॉम का बजर बजे जा रहा था। किशोर साहू कांपती टांगों से आगे बढ़ा और रिसीवर उठा लिया। हेलो मालिक। दूसरी तरफ दरबान था। कोई आया है, वह आपसे बात करना चाहता है। कराओ बात। अगले ही पल दूसरी आवाज उसके कानों में पड़ी। किशोर साहू, मैं हूं। ठीक है, फोन दरबान को दो। किशोर साहू ने दरबान से कहा कि उसे भीतर आने दे, फिर रिसीवर रख दिया। किशोर साहू के हाथ पैर लरज रहे थे। शायद आने वाले खतरनाक लम्हों का उसे अंदाजा हो चुका था। अब या तो तुम लोग रहोगे या वह। किशोर साहू ने कांपते स्वर में कहा। तुम्हारे लिए यही मुनासिब होगा कि इस वक्त तुम अपनी जुबान बंद ही रखो। देवराज चौहान गुर्राया। इसका ध्यान रखना, कोई चालाकी ना करे। देवराज चौहान ने सूरज से कहा और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। भीतर से लगी सिटकनी हटाकर आधा दरवाजा उसने खोला और रिवॉल्वर थामे सावधानी से खड़ा हो गया। देवराज चौहान के रंग ढंग कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे थे। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि जरूरत पड़ने पर वह कुछ भी कर गुजरेगा। उधर सूरज ने अपना पूरा ध्यान किशोर साहू पर लगाया हुआ था। देवराज चौहान का साथी बनकर उसमें भी हौसला आ गया था, वरना वह इतने जिगरे वाला इंसान नहीं था। नैन सिंह इन सब बातों से बेपरवाह तिजोरी खोलने में जुटा हुआ था। वह 35 वर्ष का सख्त कठोर चेहरे वाला था। उसके हाव भाव और कपड़े भी गुंडों वाले थे।
वह ब्लैकमैन के वसूली सेक्शन विभाग से ताल्लुक रखता था। हमेशा की भांति अपने भारी भारी कदम उठाते हुए उसने खुले दरवाजे से कमरे में प्रवेश किया, परंतु किशोर साहू के करीब सूरज को पाकर ठिठका। उसके हाथ में चाकू देखा तो उसकी आंखें और भी सिकुड़ गई, होंठ भिज गए। तभी उसकी निगाह तिजोरी खोलने में व्यस्त नैन सिंह पर पड़ी तो आंखों में भयानक भाव आ गए। वह समझ गया कि यह लोग किशोर साहू को लूटने के इरादे से आए हैं। एक ने किशोर साहू पर चाकू लगा रखा है और दूसरा तिजोरी खोलने में व्यस्त है। उसने दरिंदगी भरी निगाहों से सूरज को देखा। ला, चाकू मेरे हवाले कर, वह खतरनाक स्वर में बोल उठा। सूरज सक पकाया, सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। इससे पहले कि वह कुछ करता, पीछे से देवराज चौहान की रिवॉल्वर उसकी कमर से आ लगी। वह चिहुक उठा, पीछे पलटने की चेष्टा की तो रिवॉल्वर की नाल का दबाव और भी बढ़ गया। पीछे देखने का विचार उसने त्याग दिया। हिलना नहीं, कोई शरारत भी मत करना, देवराज चौहान ने दांत किटकिटा कर कहा। वह उसी प्रकार खड़ा रहा। देवराज चौहान ने उसके कपड़ों में हाथ मारकर उसकी रिवॉल्वर निकाली और जेब में डाल ली। अपनी रिवॉल्वर जाती देखकर वह तिलमिला उठा। तुम जानते हो किससे टकराने की कोशिश कर रहे हो? वह गुर्राया। तुमसे, देवराज चौहान कहते हुए उसके सामने आ गया। दोनों ने तबीयत के साथ एक दूसरे की आंखों में झांका। मैं ब्लैकमैन का आदमी हूं और जिसका माल तुम लूटने की फिराक में हो वह ब्लैकमैन की सरपरस्ती में है। उसकी पीठ पर ब्लैकमैन का हाथ है। तो क्या हो गया? देवराज चौहान हंसा। तुम्हें ब्लैकमैन का खौफ नहीं? उसके दांत भींच गए। नहीं। ब्लैकमैन को जानते भी हो या नहीं? नहीं जानता तो अब जान लूंगा। पागल ना बनो। ब्लैकमैन से दुश्मनी मोल लेकर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? खामोशी से यहां से चले जाओ, उसने सख्त स्वर में कहा। तुम ब्लैकमैन से डरते हो? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर उल्टा प्रश्न किया। हाँ, वह बहुत खतरनाक इंसान है। तुम? लेकिन मैं नहीं उससे डरता, इसलिए अपना भाषण बंद रखो। वह खतरनाक निगाहों से देवराज चौहान को घूरने लगा। कौन हो तुम? देख लो, तुम्हारे सामने हूं। नाम क्या है तुम्हारा? हमने कभी दोबारा नहीं मिलना, इसलिए नाम पूछने या बताने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब तुमने मरने का पक्का इरादा कर लिया है? देवराज चौहान मुस्कुराता रहा, बोला कुछ भी नहीं। हाथ में रिवॉल्वर तो पकड़ ली है, चलानी भी आती है? नहीं। देवराज चौहान बराबर मुस्कुरा रहा था। अभी सीख रहा हूं, इसलिए कोई हरकत मत कर बैठना, कहीं घबराहट में ट्रिगर ना दब जाए। वह होठ पीछे खड़ा उसे देखता रहा। तभी नैन सिंह की आवाज वहां गूंजी। काम हो गया। सबने निगाहें घुमाकर देखा। तिजोरी खुली पड़ी थी और नैन सिंह अपने औजार बैग में डालने में व्यस्त था। तिजोरी में कई तरह का कीमती सामान पड़ा था। वैसे तिजोरी का एक खाना तो सोने के बिस्किटों से भरा पड़ा था, दूसरा नोटों की गड्डियों से, तीसरे और चौथे में भी इसी तरह का कीमती सामान था। बिना तराशे हीरे ऊपरी खाने में पड़े दिखाई दे रहे थे। किशोर साहू को घबराहट में अपनी सांसें थमती सी महसूस हुई। वह खुद को बर्बाद हुआ महसूस कर रहा था। नुकसान की भारी चोट उसे पड़ने वाली थी। तिजोरी से निगाहें हटाकर देवराज चौहान ने सूरज को देखा। डबल बेड की चादर लेकर सारा सामान उस पर डाल लो, जल्दी करो। सूरज ने बेड पर बिछी चादर खींची और उसे तिजोरी के पास ले गया। अगले ही पल नैन सिंह तिजोरी का सामान निकालकर नीचे बिछी चादर पर डालने लगा। किशोर साहू को अपनी सांस रुकती सी महसूस होने लगी। कुछ करो। किशोर साहू के होठों से फटाफटा स्वर निकला। उसने ब्लैकमैन के आदमी से कहा था, वरना यह लोग मुझे बर्बाद कर देंगे, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। किशोर साहू के शब्द पूरे हुए ही थे कि उसने देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। तब देवराज चौहान की निगाह पल भर के लिए उस पर से हटी थी। वह देवराज चौहान से टकराया और उसे साथ लिए फर्श पर लुढ़कता चला गया। इससे पहले कि देवराज चौहान संभल पाता, उसने देवराज चौहान की रिवॉल्वर वाली कलाई सख्ती के साथ पकड़ ली। देवराज चौहान को उसकी शक्ति का एहसास हुआ। वह वास्तव में दम खम रखता था। नैन सिंह और सूरज हड़बड़ाए से यह दृश्य देख रहे थे। किशोर साहू अपनी जगह पर सख्त किसी हालत में खड़ा हुआ था। तुम लोग अपना काम करो। देवराज चौहान ने नैन सिंह और सूरज को देखा। नैन सिंह पुनः अपने काम में जुट गया। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरी निगाहों से अपने ऊपर गिरे पड़े उस व्यक्ति को देखा। मुझसे मुकाबला करने की कोशिश ना करो। देवराज चौहान मौत कैसे स्वर में क्या उठा। क्यों, तुम सुपरमैन हो? नहीं तो फिर चिंता की क्या बात है? उसने गुर्रा कर कहा। तुम्हारी तो बेटा इतनी बोटियां करूंगा कि उन्हें गिन पाना भगवान के लिए भी कठिन हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि चले जाओ यहां से। ब्लैकमैन के मामले में दखल ना दो, लेकिन तुम ना माने। मान तो मैं अब भी नहीं रहा हूं, तभी तो भुगतोगे। देवराज चौहान ने उसकी पकड़ से अपनी कलाई को आजाद कराना चाहा,
परंतु उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। देवराज चौहान सफल ना हो सका। उधर वह देवराज चौहान के हाथ से रिवॉल्वर छीन लेना चाहता था, परंतु देवराज चौहान ने रिवॉल्वर को इस कदर सख्ती के साथ उंगलियों में जकड़ रखा था कि वह रिवॉल्वर ले पाने में सफल नहीं हो पा रहा था। देवराज चौहान ने उसे अपने ऊपर से हटाना चाहा, परंतु वह मकड़ी के 8 पंजों के समान देवराज चौहान से चिपका हुआ था। उसे भी महसूस हो चुका था कि उसका दुश्मन कम नहीं है, वरना उसे तो अपनी ताकत पर घमंड था। कोई भी ज्यादा देर उसके सामने टिक नहीं सकता था। किशोर साहू, एकाएक वह गुर्राया, बाहर मेरे आदमी मौजूद हैं, उन्हें बुलाओ। किशोर साहू ने बाहर की तरफ लपकना चाहा, तभी सूरज फौरन उसके सामने आ गया और चाकू उसके चेहरे के सामने लहराता हुआ खतरनाक लहजे में बोला, चलो पीछे चलो, दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश की तो मरेगा। किशोर साहू फौरन घबरा कर पीछे हट गया। तभी उसने देवराज चौहान की कलाई को जोर से फर्श पर मारा। देवराज चौहान का रिवॉल्वर वाला उल्टा हाथ वेग के साथ फर्श से जा टकराया। देवराज चौहान को तीव्र पीड़ा का आभास हुआ। उसने यहीं बस नहीं की, देवराज चौहान का हाथ बार बार वह जोर से फर्श पर मारने लगा। आखिरकार देवराज चौहान के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर फर्श पर फिसलती हुई दूर जा गिरी। वह तुरंत देवराज चौहान के ऊपर से उठा और रिवॉल्वर की तरफ छलांग लगा दी। देवराज चौहान ने उसकी टांग पकड़ ली। वह छाती के बल नीचे जा गिरा। उसके कंठ से दर्दनाक चीख निकली। इसके साथ ही उसने अपना जूता देवराज चौहान के चेहरे पर दे मारा। देवराज चौहान के मुंह से घुटी घुटी चीख निकली। उसकी टांग छूट गई। वह बाज की तरह रिवॉल्वर पर झपटा। नाजुक क्षणों का एहसास करके देवराज चौहान उछलकर खड़ा हो गया। तब तक उसने रिवॉल्वर को अपने हाथ में पकड़ लिया था। देवराज चौहान की आंखें अंगारों की तरह सुलग रही थी। उसने फौरन सूरज को इशारा किया। सूरज ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू देवराज चौहान की तरफ उछाल दिया। अगले ही पल चाकू देवराज चौहान के हाथ में दबा था। वह रिवॉल्वर थामे निश्चिंत सा देवराज चौहान की तरफ मुड़ा ही था कि देवराज चौहान के हाथ से सनसनाता हुआ चाकू फिसला और बेआवाज उसके गले में पूरा का पूरा धंस गया। उसके शरीर को झटका लगा। आंखें फटी की फटी रह गई। कई पलों तक उसका शरीर हवा में ही खड़ा रहा, फिर दाईं तरफ कटे पेड़ की तरह नीचे जा गिरा। वह मर चुका था। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी, जिसे कि आगे बढ़कर देवराज चौहान ने उठा लिया। देवराज चौहान जेब में पड़ी रिवॉल्वर का इस्तेमाल भी उस पर कर सकता था, परंतु ऐसा करने में शोर होने का खतरा था, जो उनके लिए कठिन नहीं था। सब सकते किसी हालत में खड़े थे। नैन सिंह ने अपना काम पूरा कर लिया था। तिजोरी का सारा माल चादर में और चादर की गठरी बांध ली थी उसने। अब उनका ध्यान किशोर साहू की तरफ गया, जो कि थर थर कांपता हुआ फटी फटी आंखों से देवराज चौहान को ही देखे जा रहा था। मुझे मत मारना, भगवान के लिए मुझे मत मारना। सारा माल तो तुमने ले ही लिया है, मेरी जान लेने का अब क्या फायदा। मैं देवराज चौहान दांत भींचे उसकी तरफ बढ़ा। किशोर साहू की सांसें रुकने लगी। आंखें दहशत से फट गई। किशोर साहू के करीब पहुंचकर देवराज चौहान ने रिवॉल्वर को नाल से पकड़ा और दस्ता उसके सिर के पिछले भाग में दे मारा। किशोर साहू के गले से कराह निकली और वह दोनों हाथों से सिर थामे नीचे बैठता चला गया। देवराज चौहान ने जब दूसरी चोट की तो वह बेहोश होकर फर्श पर ही लुढ़क गया। चलो सामान उठाओ और निकल चलो। देवराज चौहान के ये शब्द सुनकर उन्हें वास्तविक स्थिति का अंदाज हुआ। नैन सिंह ने जल्दी से तिजोरी पर से अपनी उंगलियों के निशान साफ किए। नैन सिंह, गठरी उठा लेना और तुम सूटकेस। दोनों ने यह काम फौरन किए। आओ हम सामने की तरफ से चलेंगे, देवराज चौहान बोला। सामने? नैन सिंह चौंका। सामने की तरफ तो इसके साथी मौजूद है, मालूम है मुझे, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। सामने की तरफ से जाने की स्थिति में उनसे टकराना पड़ेगा और हमारे पास माल है। नैन सिंह के शब्दों पर सूरज ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, और सामान भी भारी है, खास तौर से सूटकेस। हम उनसे टकराएंगे या जान बचाएंगे? देवराज चौहान ने सोचा और 2 पल में निर्णय ले लिया। ठीक है, तुम लोग पिछली तरफ से निकलो, माल को कार में रखकर कार को सामने की तरफ ले आओ। मैं तुम लोगों को बंगले के सामने मिलूंगा। तुम करना क्या चाहते हो? सामने जो आदमी खड़े हैं उनका सफाया, देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा। क्या जरूरत है, हमारे पास तगड़ा माल है। सफाया करने में शोर शराबा होगा, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। हमें चुपचाप निकल चलना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि तुम गलत कह रहे हो, लेकिन मेरे उसूल भी अपनी जगह कायम है। अगर मैं पीछे से निकल गया तो यह डर कर भागना होगा, जो कि मेरे नाम पर धब्बा होगा। मैं बंगले के आगे की तरफ से ही निकलूंगा, उन लोगों से मुकाबला करके। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत नामी आदमी हो, नैन सिंह ने उखड़े स्वर में कहा। और छिप कर निकल चलने में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। सूरज ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। अब वह नैन सिंह को क्या समझाए कि जिसे वह मामूली चोर समझ रहा है, वह अंडरवर्ल्ड की खतरनाक शेर देवराज चौहान है।
मैंने जो कहा है तुम लोग वही करो। उनसे मुकाबला करने में तुम मर भी सकते हो, नैन सिंह पुनः बोला। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाए तो मेरा हिस्सा भी तुम लोग आपस में बांट लेना। कहते हुए देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान नाच उठी। अजीब आदमी हो, नैन सिंह बड़बड़ाया। फिर नैन सिंह और सूरज माल सहित बंगले के पिछवाड़े से बाहर निकल गए और देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे बंगले के सामने वाले हिस्से की तरफ बढ़ गया। सामने की तरफ दो चौकीदार उससे टकराए, जिन्हें देवराज चौहान ने बेहोश कर दिया। बाहर बंगले के मेन गेट पर दो हथियारबंद दरबान थे, जिनसे हथियार छीनकर देवराज चौहान ने पास ही मौजूद केबिन में बंद कर दिया और केबिन में मौजूद फोन की तारें तोड़ दी। तत्पश्चात देवराज चौहान ने बंगले के फाटक से बाहर झांका। अंधेरे में फाटक से जरा सी हटकर एक कार खड़ी थी, जो कि अंधेरे में डूबी हुई थी। देवराज चौहान दो पल कार को कहर भरी निगाहों से देखता रहा, फिर रिवॉल्वर संभाले मजबूत इरादों के साथ फाटक से बाहर निकला। फिर मौत भरे अंदाज में कार की तरफ बढ़ चला। उसकी आंखों में मौत के भाव विद्यमान हो चुके थे। हाथों में रिवॉल्वर पकड़े सावधानी, किंतु उस धीमी चाल से चलता हुआ वह कार तक जा पहुंचा। अब उसे कार के भीतर हलचल सी महसूस हुई, किसी के भीतर बैठे होने का एहसास मिला। तभी कार के तीन दरवाजे खुले और तीन खतरनाक आदमियों ने बाहर कदम रखा। तीनों के हाथों में रिवॉल्वरें थी और आंखों में वहशियाना चमक। देवराज चौहान ठिठका। वह कार से मात्र 6 कदम दूर था। कौन हो तुम? उन तीनों में से एक ने होठ चबाकर पूछा। देवराज चौहान स्थिर खड़ा रहा। तुम किशोर साहू के बंगले से निकले हो, दूसरा बोला, और तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर भी है। वहां हमारा साथी भी गया था, मिला तुम्हें कि नहीं? मिला था। देवराज चौहान के होठों से सर्द स्वर निकला। तो उसने तुम्हें यूं ही आने दिया? नहीं, रोकने की चेष्टा की थी, देवराज चौहान ने पूर्ववतः स्वर में कहा। क्या मतलब? वह मुझे आने नहीं दे रहा था, मैंने उसे शूट कर दिया। वह तीनों चौंके। इससे पहले कि वह कोई हरकत करते, उसी पल जैसे बिजली सी कौंधी। देवराज चौहान के हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर सीधी हुई और तीव्र धमाकों के साथ नाल में से शोले निकले। एक की छाती में लगी, दूसरे के पेट में और तीसरे के सिर में। तेज चीखों के साथ तीनों नीचे जा गिरे थे। रिवॉल्वरें हाथ से छूट गई थी। फायरिंग करने के साथ ही देवराज चौहान ने छलांग मारकर कार की ओट ले ली थी। उसके दांत भींचे हुए थे। चेहरा चेहरा मौत के भावों से स्याह हुआ पड़ा था। उंगली ट्रिगर पर कसी हुई, परंतु फिर उसके लिए कोई खतरा पैदा न हुआ। कई पलों के इंतजार के बाद वह कार की ओर से निकल आया था। तेज धमाकों के कारण आसपास के बंगलों में जाग हो चुकी थी। लाइटें जलने लगी थी। उसने उन तीनों को देखा। वह मर चुके थे। एक आध में सांस बाकी थी और वह कभी भी मर सकता था। देवराज चौहान ने निगाहें उठाकर सामने देखा। दूर उसकी कार खड़ी थी। नैन सिंह और सूरज वहां तक आ पहुंचे थे। देवराज चौहान लाशें फलांग कर कार की तरफ बढ़ा। अभी वह 2 कदम ही आगे गया होगा कि कार के भीतर से हल्की सी आहट मिली। देवराज चौहान फिरकनी की मानिंद घूमा। तब तक उसकी रिवॉल्वर सीधी हो चुकी थी। ट्रिगर दबा और कार के भीतर से चीख उभरी। फिर सब कुछ शांत हो गया। देवराज चौहान 2 पल वैसे ही खड़ा रहा। फिर कार के भीतर से कोई हलचल न मिली। वह पलटा और तेज तेज कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया होगा कि एकाएक वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। देवराज चौहान कार की तरफ भागा। सायरन की आवाज पल प्रतिपल तेज होती जा रही थी। देवराज चौहान कार के पास पहुंचा। सूरज ने दरवाजा खोल रखा था। वह भीतर प्रवेश कर गया। नैन सिंह ने तूफान की भांति कार दौड़ा दी। वह चाहे एक आंख का ही सही, परंतु ड्राइविंग में दक्ष था। कार में प्रवेश करते ही देवराज चौहान ने निगाहें घुमाकर पीछे की ओर देखा। करीब 100 गज पीछे एक पुलिस जीप थी, जिसके ठीक ऊपर लाल बत्ती जल बुझ रही थी। सायरन की तेज आवाज गूंज रही थी। पुलिस जीप के रंग ढंग बता रहे थे कि वह उसकी कार का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। नैन सिंह तेजी से कार दौड़ाए जा रहा था, परंतु पीछे लगी पुलिस जीप पीछा नहीं छोड़ रही थी। नैन सिंह हर संभव कोशिश करके थक हार चुका था। नैन सिंह, सूरज बोला, तू मरवाएगा हमें? तो साले तू आकर मेरी जगह पर जम जा। तू होता तो कब का फंसवा चुका होता मैं। देवराज चौहान इस बात को महसूस कर रहा था कि पीछे लगी पुलिस जीप बेहद सावधानी से उनका पीछा कर रही है। जीप का सायरन उनकी कार को रात को भी लोगों की निगाहों में ला सकता था। कोई और भी गश्ती पुलिस गाड़ी उनके पीछे लग सकती थी, जिससे कि उनकी स्थिति और भी नाजुक हो सकती थी। यानी कि इस पुलिस जीप से पीछा छुड़ाना निहायत आवश्यक था। देवराज चौहान ने तुरंत ही मन फैसला कर लिया। नैन सिंह, हाँ, कार को किसी मुनासिब गली में लेना। क्यों? जो कह रहा हूं वही करो, ज्यादा सवाल मत पूछो, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा।
और जेब से दूसरी रिवॉल्वर निकालकर सूरज को थमा दी। रखो इससे। किस लिए? सूरज ने हड़बड़ाकर पूछा। पुलिस वालों की फायरिंग का जवाब देने के लिए। लेकिन मुझे तो पुलिस वालों से लड़ना नहीं आता। सूरज सूखे स्वर में कह उठा। कोई मेरी गोली से मारा गया तो वह मुझे छोड़ेंगे नहीं, और अगर तू ही उनकी गोली से मर गया तो कौन तुझे बचाएगा? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। इस समय हमें पुलिस के जाल से बचना है, निकलना है, वरना कहीं के न रहेंगे। सूरज की समझ में बात आई, परंतु पुलिस वालों पर फायरिंग करने पर कुछ हिचकिचा रहा था। बहरहाल इस समय देवराज चौहान की बात मानना उनके लिए जरूरी था। देवराज चौहान ने पीछे देखा और हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर की नाल शीशे पर मारी। कार का पिछला शीशा टूट गया। जीप सिर्फ 50 गज पीछे थी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। गोली जीप की बॉडी से टकराई, परंतु इससे जीप की गति में कोई फर्क नहीं आया। अलबत्ता जवाब में जीप की तरफ से 2 फायर एक साथ हुए। एक गोली कार की डिक्की में लगी, दूसरी कार के ऊपरी हिस्से में। तभी सूरज ने फायर किया। जीप की तरफ से पुनः फायरिंग हुई। ठीक उसी समय नैन सिंह ने खुली गली में कार को ले लिया। पूरी गली अंधकार में डूबी हुई थी। कार की हेडलाइट ने गली को रोशन कर दिया। हेडलाइट बंद करो, देवराज चौहान के कहते ही नैन सिंह ने हेडलाइट ऑफ कर दी। कार को दीवार के साथ रोक दो। नैन सिंह ने कार को रोक दिया। वहां 2-3 और भी कारें खड़ी थी। माल कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। अगली सीट पर, मेरे पास, नैन सिंह बोला। देवराज चौहान ने अगली सीट पर निगाह मारी तो चादर की गठरी उसे नजर आई, जिसके नीचे 65 लाख रुपयों से भरा सूटकेस चमक रहा था। मैं कार से नीचे उतर रहा हूं, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। नीचे उतरकर ही जीप वालों से निपटा जा सकता है। सूरज, तुम कार में ही यदा कदा फायरिंग करके पुलिस वालों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके रखना, बाकी मैं सब देख लूंगा। देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर दीवार के साथ सट गया। कार का दरवाजा बंद हो गया। देवराज चौहान ने 2 कदम ही आगे बढ़ाए होंगे कि तभी जीप ने गली में प्रवेश किया। उसकी हेडलाइट से गली ही नहीं, देवराज चौहान का शरीर भी रोशन हो गया। दांत भींचकर देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और 2 बार ट्रिगर दबाया। जीप की दोनों हेडलाइट चूर चूर हो गई। गली में अंधेरा छा गया। देवराज चौहान ने फौरन वह जगह छोड़ दी जहां से उसने फायरिंग की थी। उसके वहां से हटने की देर थी कि वहीं पर दीवार से आकर गोली टकराई। देवराज चौहान के दांत भिज गए। उसने आहिस्ता से चैम्बर खोला और जेब से बुलेट निकालकर चैम्बर पुनः भरा और उसे बंद कर लिया। सिर्फ चंद पुलिस वालों के कारण वह इतनी बड़ी रकम नहीं छोड़ सकता था। और फिर यह पुलिस का घेरा नहीं था, यूं ही इत्तेफाक से उनके पीछे लग गई थी। कोशिश की जाए तो इनसे आसानी से निपटा जा सकता था। देवराज चौहान रिवॉल्वर हाथ में दबाए दीवार के साथ सटा धीरे धीरे जीप की दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगा। देवराज चौहान रिवॉल्वर हाथ में दबाए दीवार के साथ सटा धीरे धीरे जीप की दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगा। वह बेहद सतर्क था और उसका रिवॉल्वर हर पल आग उगलने को तैयार था। तभी फायर हुआ, जो कि शायद कार की तरफ से हुआ था। गोली तेज आवाज के साथ जीप के बम्पर से टकराई और छिटक गई थी। जवाब में पीठ की तरफ से एक साथ 2 फायर हुए। जवाब में कार में कुछ हलचल तो हुई, परंतु कोई आवाज न उभरी। देवराज चौहान जीप की तरफ धीरे धीरे सरकता रहा। गली में हर तरफ गहरी शांति छाई हुई थी। गोलियों की आवाजों से अवश्य आसपास के घरों में जाग हो गई थी, जिसकी परवाह उसे ना थी, क्योंकि कोई भी गोलियों की जद में नहीं आना चाहेगा। और फिर अगले 5 मिनट तक गली में मौत की सी शांति छाई रही। कोई फायर न हुआ। देवराज चौहान जीप के पास जा पहुंचा। सिर्फ 5-6 कदम दूर रह गया था। उसने पैनी निगाहें अंधेरे में जीप पर टिका दी। जीप में उसे कोई भी हलचल महसूस न हुई। कई पल वह वैसे ही खड़ा रहा। फिर मौत भरी मुद्रा में वह एक ही बड़े कदम में जीप के समीप जा पहुंचा। हर पल रिवॉल्वर आग उगलने को तैयार थी, परंतु कुछ भी ना हुआ। जीप में कोई भी ना था। देवराज चौहान मन ही मन चौंका। वह समझ गया कि चोट खा गया है। उसने फुर्ती के साथ पलटना चाहा कि तभी उसकी कमर से रिवॉल्वर की नाल आ सटी और साथ में पुलिसिया स्वर, खबरदार, हिलना नहीं। देवराज चौहान को आवाज पहचानते देर न लगी। यह इंस्पेक्टर वानखेड़े की आवाज थी। नहीं साहब, आपके कहने के बाद मैं हिलने की जरूरत नहीं कर सकता हूं, देवराज चौहान ने कहा।
इंस्पेक्टर वानखेड़े ने भी फौरन देवराज चौहान की आवाज पहचान ली। वह चौंका। तुम देवराज चौहान? हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर वानखेड़े ने खुद पर काबू पा लिया था। मौज मस्ती। पिछली बार हम मुंबई में मिले थे, वहां से कब निकले? मुझे याद है, मैं तुम्हारे कारण बचा था, वरना इस वक्त तुम्हारे सामने न खड़ा होता। वानखेड़े ने होठ सिकोड़े। खामखा तुम मरो, यह मुझे पसंद न था। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम इस शहर में क्या कर रहे हो? डिपार्टमेंट का काम था, और तुम्हें तो मैं हिंदुस्तान के हर शहर में मिल सकता हूँ। वानखेड़े का स्वर तीखा हो गया। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान थिरक रही थी। मेरे लायक कोई सेवा? देवराज चौहान बोला। तुम सड़क पर फायरिंग करके आए हो, नीचे लाशें पड़ी हुई थी। खून खराबा करना तो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। देवराज चौहान हंसा। और तुम जैसों को पकड़ने के लिए ही हमने यह वर्दी पहनी है। देवराज चौहान, अकेले हो? तुम्हारे साथ कोई और पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा? अकेला हूं, यहां से जा रहा था कि तुम्हारे पीछे लग गया। वानखेड़े ने शब्दों को चबाकर कहा। वैसे क्या गुल खिलाया है तुमने? कुछ खास नहीं, फिर भी। सेठ किशोर साहू, जो कि डायमंड किंग, गोल्ड किंग के नाम से जाना जाता है, उसके यहाँ आज हीरो के होने की खबर थी। सोचा उन हीरो को हासिल कर लिया जाए। कर लिए? हाँ। फिर खून खराबे की नौबत क्यों आई? सेठ किशोर साहू को ब्लैकमैन की सरपरस्ती हासिल है। हम काम करके निकलने ही वाले थे कि ठीक मौके पर ब्लैकमैन के आदमी आ गए। इससे पहले कि वह मेरी जान लेते, मैंने उन्हें शूट कर दिया। गलती से सांप के बिल में हाथ डाल दिया तुमने तो ब्लैकमैन से टकरा गए। मैंने उन लोगों को बहुत समझाया, परंतु वो लोग नहीं माने। मरना चाहते थे, मर गए। तुम क्या समझते हो, यह मामला यहीं खत्म हो गया है? ब्लैकमैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं देवराज चौहान। उसे कैसे पता चलेगा कि यह सब मैंने किया है? मालूम कर लेगा वह। उसके हाथ बहुत लंबे हैं। तुम उसे अभी ठीक तरह से जानते नहीं। खैर छोड़ो, अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी गिरफ्तारी के अलावा और क्या चाह सकता हूं? तुमने 4 आदमियों का कत्ल किया है। सड़क पर 3 और कार में 1 लाश पड़ी है। चलो बैठो जीप में। एक मैंने किशोर साहू के बंगले में ब्लैकमैन के आदमी को भी मारा था। खूब, तो 5 कत्ल कर दिए पलक झपकते ही। मत भूलो, वो खतरनाक लोग ब्लैकमैन के आदमी थे। यह बात अदालत देखेगी। मेरा काम तुम्हें सिर्फ गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर पर निगाह मारी। कोई चालाकी करने की चेष्टा मत करना, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। लेकिन वानखेड़े, कम से कम तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मैं वास्तव में तुम्हारा एहसानमंद हूं। और उसी एहसान को उतारने के लिए तुम मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हो। देवराज चौहान बोल पड़ा। अगर ऐसा है तो ठहरो, एक आध एहसान तुम पर और कर दूं। फिर तो तुम मुझे पकड़ने की अपेक्षा सीधा गोली मारना ही पसंद करोगे। सॉरी, तुम्हें गिरफ्तार करना मेरी मजबूरी है। मैं अपने फर्ज से दगा नहीं कर सकता। वानखेड़े ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारी आज की हरकत खून खराबा तो जुदा बात है। तुम सालों से पुलिस में वांटेड हो। जिंदा या मुर्दा, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। नहीं, नहीं। पक्की बात है कि तुम मुझे गिरफ्तार करके ही रहोगे? पक्के से भी पक्की बात। चलो जीप में बैठो। वानखेड़े ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव और भी बढ़ा दिया। कोई चालाकी मत करना देवराज चौहान। उस कार में मेरे साथी बैठे हैं। वह कभी पसंद नहीं करेंगे कि तुम मुझे गिरफ्तार करो। मेरा बस चलता तो मैं उन्हें भी साथ लेकर चलता। खैर, अभी तो तुम ही चलो। वानखेड़े, अब देवराज चौहान की आवाज में बदलाव आ गया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि गिरफ्तार होने की मुझे आदत नहीं है। ऐसी कोई कोशिश ना करो जो पूरी ना हो सके। आज पूरी होगी। वानखेड़े के स्वर में विश्वास था। तुम पहले भी मुझे गिरफ्तार करने की असफल कोशिश कर चुके हो। कोशिश कभी तो सफल होती ही है देवराज चौहान, वानखेड़े बोला। अब अगर तुम मेरी गली में मर गए तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा, लेकिन मुझे होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि शराफत से खुद को मेरे हवाले कर दो। अब बेकार की बातें मत करो। हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को पीछे की तरफ, यानी कि मेरी तरफ हाथ करके फेंक दो। ना फेंकूं तो मजबूरन मुझे कंधे या टांग पर गोली मारनी पड़ेगी। सोच लो। तुम तो वास्तव में खतरनाक इरादा बनाए हुए हो और मेरे साथी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अगर तुमने अपनी मर्जी करने की चेष्टा की तो वह फायरिंग पर उतर आएंगे।
परवाह नहीं, तब गोली तुम्हें भी लगेगी क्योंकि तुम मेरे साथ खड़े। और वानखेड़े के बाकी के शब्द गले में ही फंसे रह गए। उसकी कमर से रिवॉल्वर की नाल दबाव के साथ आ लगी थी। वानखेड़े ने विवशतावश होठ भींच लिए। यह पुलिस वाले हैं देवराज चौहान, इनसे ना तो दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। तुमने क्या सोचा कि यह एहसान के बदले तुम्हें छोड़ देगा? देख ली इसकी कमीनी नीयत। इस आवाज को सुनते ही देवराज चौहान को ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। कई पलों तक तो वह हक्का बक्का सा खड़ा रहा। महादेव, देवराज चौहान के होठों से निकला। महादेव। 2-3 बार देवराज चौहान के साथ मिलकर काम कर चुका था। यही वजह थी देवराज चौहान उसकी आवाज पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। हाँ, कहने के साथ ही महादेव ने आगे बढ़कर वानखेड़े के हाथ में थमी देवराज चौहान की कमर से सटी रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर ली। देवराज चौहान रिवॉल्वर के साए से मुक्त हो गया। वह पलटा। बोलो, शूट कर दूं इसे? नहीं। देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से वानखेड़े को देखा। इसका रिवॉल्वर खाली करके इसके हवाले कर दो, छोड़ दो इसे। इसे शूट करने की कोई जरूरत नहीं। भविष्य में यह फिर तुम्हें गिरफ्तार करने की चेष्टा करेगा तो मरेगा, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। महादेव ने रिवॉल्वर खाली करके वानखेड़े के होल्स्टर में डाल दी। तुम हमारे साथ कार तक चलोगे, देवराज चौहान वानखेड़े से बोला। जब हम वहां से रवाना होंगे तब तुम आजाद हो जाओगे। तुम्हें यहां पर छोड़ा गया तो तुम कुछ भी गड़बड़ कर सकते हो। देवराज चौहान और महादेव वानखेड़े को लेकर कार के पास पहुंचे। इससे पहले कि वह कार का दरवाजा खोलते, नैन सिंह की आवाज उनके कानों में पड़ी। पिछली सीट पर सूरज की लाश पड़ी है। सूरज की लाश? देवराज चौहान चौंका। हाँ, साला फायर करके टूटे शीशे से झांक कर देख रहा था कि उसकी गोली कहां लगी। तभी एक गोली इसकी खोपड़ी में आ धंसी। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्त अफसोस के भाव उभरे। उसने इंस्पेक्टर वानखेड़े को देखा। तुमने मेरे एक साथी की जान ले ली। वानखेड़े खामोश रहा। देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोला और भीतर झांका। भीतर घुप अंधेरा था, परंतु फिर भी किसी के होने का एहसास उसे हो रहा था। देवराज चौहान ने माचिस की तीली जलाई तो सूरज का शरीर रोशन हो गया। गोली लगने की वजह से उसका सिर उधड़ा पड़ा था। रिवॉल्वर एक तरफ सीट पर पड़ी थी। सूरज की मौत के प्रति देवराज चौहान के चेहरे पर असीम दुख उमड़ आया। इतना समय भी उसके पास ना था कि उसका अंतिम संस्कार कर पाता। गहरी सांस लेकर देवराज ने सूरज के शरीर को कार से बाहर निकालकर रख दिया। वानखेड़े, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसका अंतिम संस्कार अच्छी तरह से करोगे। वानखेड़े कुछ ना बोला। महादेव, देवराज चौहान ने इशारा किया और भीतर बैठ गया। महादेव भी कार के भीतर आ गया। कार का दरवाजा बंद हुआ। नैन सिंह ने उसी पल कार स्टार्ट की। वानखेड़े होठ भींचे शांत मुद्रा में खड़ा था। नैन सिंह ने कार आगे बढ़ा दी। कुछ ही पलों में कार गली से निकलकर सड़क पर दौड़ी जा रही थी। देवराज चौहान ने अगली सीट पर पड़े माल पर निगाह मारी। फिर महादेव बोला, तुम ठीक मौके पर कैसे पहुंच गए? बस इत्तेफाक ही समझो, महादेव ने हंसकर कहा। क्या मतलब? किशोर साहू के यहाँ तुमने डकैती डाली है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? देवराज चौहान हैरान हुआ। बोला तो इत्तेफाक से। दरअसल किशोर साहू के ठीक सामने सड़क पर बंगला 32 बरस की ऐसी खूबसूरत औरत का है जो कि साल भर पहले ही विधवा हुई थी। पति ढेर सारी दौलत उसके लिए छोड़ गया। क्लब में मुलाकात हुई, फंस गई। फिर रातों का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे तो सुबह नाश्ता करके ही उससे विदा लेता हूँ, परंतु आधी रात को उसकी माँ का फोन आ गया कि वह एयरपोर्ट से बोल रही है और घंटे भर में बंगले पर पहुंच जाएगी। मजबूरन मुझे रात को ही उससे विदा लेनी पड़ी और जब बंगले से निकला तो तुम्हें देखा। तुम कार के पास खड़े फायरिंग करने जा रहे थे। अंधेरे में भी दूर से मैंने तुम्हें पहचान लिया कि यह तुम ही हो। तुम्हें इस शहर में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। बहरहाल, जब तुम्हारे पीछे पुलिस लगी तो पुलिस कार के पीछे मैंने अपनी कार डाल दी। अब समझे मैं मौके पर कैसे पहुंचा? समझा। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इस शहर में हो तो मैंने कब का तुम्हें ढूंढ लेना था। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मरने वाला कौन था? मेरा साथी सूरज नाम था उसका। ओ, किशोर साहू के बारे में जानकारी उसी ने लाकर दी थी। वह मोटा हाथ मारना चाहता था। बेचारा, हाथ तो मोटा मार दिया, लेकिन ऐश करने की ख्वाहिश दिल में ही ले मरा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई।
कितने का हाथ मारा किशोर साहू के यहाँ? यकीन के साथ तो कुछ नहीं कह सकता। हम 65 लाख के लिए गए थे और लगा 1 करोड़ 30 लाख। ऊपर कितना है यह तो देखने के बाद ही पता चलेगा। महादेव को अपनी सांस रुकती सी महसूस हुई। 1 करोड़ 30 लाख, तौबा, इतना मोटा हाथ। उसके चेहरे के भावों को देखकर देवराज चौहान मन ही मन मुस्कुरा दिया। इसके कितने हिस्सेदार हैं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। महादेव को अपना गला खुश्क होता न महसूस हुआ। हाँ, एक लड़की है, शराफत के तौर पर उसे कुछ देना होगा। उसने किशोर साहू की दिनचर्या बताकर हमारी योजना में काफी मदद की है। वैसे उसे लाख दिया जा चुका है। और यह नैन सिंह। कार ड्राइव करते नैन सिंह की तरफ उसने इशारा किया। बात तो इसकी मेरे से 2 लाख की हुई थी, फिर भी यह जितना कहेगा इसे दे दूंगा नैन सिंह। जवाब में उसे सिर्फ नैन सिंह की हंसी सुनाई दी। मेरा भी ध्यान रखना, महादेव जल्दी से बोला। क्या? मुझे भी कुछ दे देना? क्यों, तुम तो योजना में शामिल नहीं थे? देवराज चौहान मुस्कुराया। नहीं था तो क्या हो गया? महादेव तीखे स्वर में बोला। यह क्यों बोलते हो कि इंस्पेक्टर वानखेड़े से मैंने तुम्हें बचाया है? वह तो तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाने पर तुला हुआ था। अगर वह तुम्हें ले जाता तो यह सारा माल इसी नैन सिंह ने ले उड़ना था। देवराज चौहान खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराने लगा। कार तेजी से सड़क पर दौड़ी जा रही थी। कार कहाँ लिए जा रहे हो नैन सिंह? एकाएक देवराज चौहान ने पूछा। सुरक्षित ठिकाने पर। क्या मतलब? तुमने जहां कार ले जाने को कहा था वह ठिकाना अब सुरक्षित नहीं रहा। तुम्हें पहचान लिया गया है। वह पुलिस वाला सुबह तक अखबार में तुम्हारी तस्वीरें छपवा देगा। जहां तुम रहते हो वहां आसपास वाले लोग तुम्हें फौरन पहचान लेंगे। नैन सिंह ठीक कह रहा था। लेकिन अब कहाँ चल रहे हो? मेरे दोस्त का घर है, खाली है। परिवार सहित वह कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। उसके घर की एक चाबी मेरे पास है। 2-4 दिन हम उस जगह को ठिकाना बना सकते हैं। देवराज चौहान ने फिर कुछ नहीं कहा। यह तुम्हारा नैन सिंह तो बहुत होशियार लगता है, महादेव बोला। हाँ, कम से कम तिजोरियां खोलने में तो होशियार है ही, देवराज चौहान ने कहा। कहीं यह ज्यादा होशियारी ना दिखा दे अपने दोस्त के यहाँ ले जाकर। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही नैन सिंह बोल पड़ा। अगर मुझे इस तरह की कोई होशियारी दिखानी होती तो तब दिखा सकता था, जब इसे उस इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर पर रख लिया था। तब मैं कार लेकर आसानी से भाग सकता था। महादेव से कुछ कहते ना बना। सबको एक ही निगाह से नहीं देखा जाता। क्या मालूम जहां तुम हमें ले जा रहे हो वहां कोई और ही पुख्ता प्रबंध कर रखा हो इस माल को हथियाने के लिए। नैन सिंह बिना पीछे देखे बात कर रहा था। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेकार की बातें सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो। उसके बाद फिर कोई कुछ ना बोला। 5 मिनट पश्चात एक मकान के सामने नैन सिंह ने कार रोक दी और जल्दी से उतरकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर चादर की गठरी और सूटकेस नीचे उतारकर दरवाजा बंद कर दिया। देवराज चौहान और महादेव भी नीचे उतर आए थे। तुम लोग यह सामान लेकर जाओ, मैं दरवाजा खोलता हूं। कहने के साथ ही नैन सिंह मकान के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा चमक उठा था। फिर दरवाजे के समीप ठिठक कर उसने लॉक खोला और भीतर प्रवेश कर गया। भीतर की सब लाइटें रोशन हो गई। देवराज चौहान और महादेव सूटकेस और गठरी लिए भीतर आ गए। नैन सिंह दरवाजा बंद करके पलटा और उसके हाथों में रिवॉल्वर दबी हुई थी। देवराज चौहान और महादेव चौंके। नैन सिंह के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। अगले ही पल देवराज चौहान के होठों से निकला, तुम नैन सिंह नहीं हो? नहीं। उसने बेहद शांत स्वर में कहा। नैन सिंह कार की अगली सीट के नीचे पायदान पर मरा पड़ा है। उसे मैंने मारा है और उसके कपड़े मैंने पहन लिए। उसकी ऐनक आंखों पर लगा ली। अंधेरा होने के कारण तुम मेरे बालों से झलकती सफेदी ना देख सके, जबकि तुम ठीक मेरे पीछे बैठे थे। तुम हो कौन? मेरा नाम इंस्पेक्टर महेश चंद्र है। पुलिस वाले हो? महादेव सकपका उठा। हाँ, वह देखो, खूंटी पर मेरी वर्दी लटकी हुई है। महेश चंद्र ने कहने के साथ ही आंखों पर चढ़ा रखा नैन सिंह का चश्मा उतार फेंका। अपनी रिवॉल्वरें निकाल कर मेरे सामने फेंक दो। महेश चंद्र बेहद सावधान था। देवराज चौहान इस बात का अंदाजा लगा चुका था। रिवॉल्वर निकालते समय कोई भी चालाकी दिखाना खतरनाक था। देवराज चौहान ने शराफत से रिवॉल्वर निकालकर महेश चंद्र के सामने फेंक दी। तुम भी? महेश चंद्र ने सख्त निगाहों से महादेव को देखा। महादेव ने भी ऐसा ही किया। महेश चंद्र ने जूते की ठोकर मारकर दोनों रिवॉल्वरें वहां से दूर कर दी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मरने वाले का नाम सूरज था?
एकाएक देवराज चौहान ने पूछा। रिवॉल्वर के दम पर मैंने नैन सिंह से यह सब बातें उगलवा ली थी जब तुम उस पुलिस वाले के साथ थे। तुम वहां पहुंचे कैसे? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े हुए थे। मैं तुम लोगों की कार की डिक्की में मौजूद था। ओह, लेकिन तुम्हें कैसे पता हुआ कि हम किशोर साहू के यहाँ डकैती करने जा रहे हैं? यह राज की बातें हैं, कोई फायदा नहीं पूछने का। तुम्हें कभी भी नहीं मालूम होगा। देवराज चौहान के होठ बिछ गए। तुमने नैन सिंह की हत्या करके ठीक नहीं किया इंस्पेक्टर महेश चंद्र। वह मेरा साथी था। परवाह नहीं, मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ। महेश चंद्र का स्वर शांत था। तुम्हारा काम मेरे काम में दखल देना नहीं था इंस्पेक्टर महेश चंद्र। दखल देना बनता था, तभी तो मैंने दखल दिया। इस दौलत की खातिर? देवराज चौहान के होठ बिछ गए। महेश चंद्र ने सूटकेस और गठरी पर निगाह मारी, फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं। क्या नहीं? मुझे दौलत नहीं चाहिए। मैंने यह काम दौलत के लिए नहीं किया। झूठ बोलता है साला। महादेव भड़क उठा। ड्रामा करता है। महेश चंद्र महादेव को देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही सब कहता, परंतु यह सच है कि मैंने यह काम दौलत के लिए नहीं किया। मैं जिंदगी के उस मोड़ को पार कर चुका हूं जहां तक इंसान को दौलत की आवश्यकता महसूस होती है। पैसा मेरे पास बहुत है। बड़ी से बड़ी दौलत अब मेरा ईमान नहीं डिगा सकती। लगता है तगड़ी तगड़ी रिश्वतें लेकर डकार चुके हो। महादेव ने उसे घूरा। म- महेश चंद्र ने कुछ ना कहा। अगर तुमने यह सब दौलत के लिए नहीं किया तो क्यों किया है? क्या चाहते हो तुम हमसे? महेश चंद्र सोच भरे अंदाज में होठ काटने लगा। मुझे जानते हो? एकाएक देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, तुम देवराज चौहान हो। पुराना पुलिस वाला होकर तुम्हें नहीं जानूंगा तो किसे जानूंगा? मेरी हिस्ट्री भी जानते होंगे। हाँ, तो क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि देवराज चौहान कभी भी पसंद नहीं करता कि कोई उसके काम में दखल दे, जबकि तुमने तो मेरे साथी की भी हत्या कर दी। मजबूरी में इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। महेश चंद्र ने गहरी सांस ली। मुझे तो सख्त हैरानी है कि तुम्हें मेरी योजना की खबर कैसे लग गई। कैसे मालूम हो गया तुम्हें कि आज रात में किशोर साहू के यहाँ माल समेटने जा रहा हूं? रहने दो, यह बात तुम्हें कभी भी मालूम न हो सकेगी। देवराज चौहान के होठ सख्ती से भिज गए। यह बूढ़ा खुर्राट पुलिस वाला है। साला सारे लटके झटके जानता है कि कब क्या करना है। मालूम कर लिया होगा किसी तरह कि तुम कहाँ हाथ मारने जा रहे हो। महादेव कड़वे स्वर में कह उठा। मुझे तो अब भी इस बात का विश्वास नहीं आता कि यह सब इसने दौलत पाने के लिए नहीं किया है। जवाब में महेश चंद्र गहरी सांस लेता चला गया। क्या चाहते हो मुझसे? देवराज चौहान ने महेश चंद्र की आंखों में झांका। कल सुबह आना, बताऊंगा। क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। मैं तुमसे क्या चाहता हूं, क्यों मैंने तुम्हारे काम में दखल दिया, कल सुबह बताऊंगा। और यह दौलत तब तक तुम अपने पास रखोगे? हाँ। क्यों? दौलत अपने पास क्यों रख रहे हो, जबकि पैसे के लिए यह काम किया नहीं? दौलत इसलिए अपने पास रख रहा हूं ताकि तुम मेरे पास अवश्य आओ, वरना हो सकता है कल आने को कहकर तुम कल आओ ही नहीं। महेश चंद्र ने धीमे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने महेश चंद्र के हाथ में दबी रिवॉल्वर पर निगाह मारी। बहुत चालबाज है यह खुर्राट पुलिस वाला। हमें पुड़िया दे रहा है। मोहब्बत से हमें रुखसत करना चाहता है और कल जब आएंगे यह दौलत के साथ रफू चक्कर हो चुका होगा। महादेव ने तीखे स्वर में कहा। इसकी बातों में ना आना देवराज चौहान। तुम जो बात सुबह करना चाहते हो वह अब भी कह सकते हो। नहीं, इस समय नहीं कह सकता। क्यों? अपनी यह मजबूरी भी तुम्हें सुबह ही बताऊंगा। महेश चंद्र दरवाजे के पास से हटता हुआ बोला। अब तुम लोग जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। सुबह आना, बाकी बातें तब होगी। तुम्हारी यह हरकत मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। गुस्सा मत करो देवराज चौहान, मुझे अपना दोस्त समझो। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी इस दौलत में से एक फूटी कौड़ी भी कम नहीं होगी। जाओ। महेश चंद्र ने रिवॉल्वर से दरवाजे की तरफ इशारा किया। सुबह किसी भी समय आ जाना, मैं घर पर ही मिलूंगा। एक तो वह पुलिस वाला, ऊपर से हाथ में रिवॉल्वर और सामने अपराधी, यानी कि अगर वह उन्हें शूट भी कर दे तो तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उसका डिपार्टमेंट उसकी तारीफ ही करेगा कि उसने खतरनाक अपराधियों को खत्म किया। यह विचार देवराज चौहान के दिमाग में था, इसलिए उसे महेश चंद्र की बात माननी पड़ी। वैसे भी महेश चंद्र इतना ज्यादा सावधान था कि देवराज चौहान को कोई उल्टी हरकत करने का मौका ही नहीं दे रहा था। शायद आखिरी मौके पर वह चूकना नहीं चाहता था। आओ। देवराज चौहान ने महादेव की बांह पकड़ी। कहाँ? महादेव अचकचा कर देवराज चौहान को देखने लगा।
कहीं भी, मगर यहाँ से चलो, सुबह आएंगे यहाँ, देवराज चौहान ने कहा। सुबह तक तो यह माल पानी लेकर खिसक जाएगा। महादेव चीख ही पड़ा। नहीं जाएगा कहीं, तुम आओ। लेकिन देवराज चौहान ने कसकर उसकी बाह पकड़ी और उसे लगभग खींचता हुआ आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर उसे लिए साथ बाहर निकलता चला गया। महादेव बड़बड़ ही करता रह गया। महेश चंद्र अगले कई पलों तक खुले दरवाजे को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। तत्पश्चात उसकी निगाह लूट की दौलत पर जा टिकी। कार के पास पहुंचते ही महादेव भिन्ना कर बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? वह फिक्र मत करो, दौलत लेकर वह कहीं नहीं जाने वाला, देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। यह बात तुम विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? कैसे? यह बात तुम्हें नहीं बता सकता, सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। दौलत से ज्यादा वह कोई अहम बात मुझसे करना चाहता है। इस समय दौलत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन एक पुलिस वाले को तुमसे भला क्या काम हो सकता है, यह तो सुबह ही पता चलेगा। देखना, तुम भारी चोट खाओगे। महादेव वास्तव में गुस्से में था। यह बातें फिर करेंगे, पहले कार में पड़ी नैन सिंह की लाश को ठिकाने लगाना है। कहने के साथ ही देवराज चौहान कार की तरफ बढ़ गया और महादेव के दिलो दिमाग में तो वह लूट की दौलत भरी हुई थी, जिस पर इस समय इंस्पेक्टर महेश चंद्र सांप की तरह कुंडली मारे बैठा था। क्या मालूम वह रखवाली के लिए कुंडली मारे बैठा है या दौलत को डसने के लिए। दोस्तों, दौलत के तरह तरह के खिलाड़ी इस कहानी में एक साथ आ गए हैं और आगे क्या होता है यह जानना बेहद दिलचस्प होगा। इस बार की कहानी अनिल मोहन जी ने कुछ अलग हटकर लिखी है। देखना बेहद मजेदार रहेगा कि आगे कहानी क्या क्या मोड़ लेती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अपने पसंदीदा चैनल गॉगल गुरु ऑडियो बुक पर। जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।